नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके साथ एक विशेष चर्चा लेकर आए हैं। भाजपा की राजनीति, दो सरकारें भाजपा की लगातार, एक तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली। उस दौर में कितनी तरक्की का दौर रहा, कैसे रहा और किस दिशा में सरकार को या सरकार के माध्यम से इस देश को ले जाने का कार्य किया गया, उसकी चर्चा करने के लिए हम आए हैं एडवोकेट वरुण सिन्हा जी के पास। वरुण जी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर अच्छी जानकारी रखते हैं। वरुण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। वरुण जी, अटल जी की सरकार जो रही और आज जिस दौर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसने जो कार्य किए, क्या उनकी नींव अटल जी की सरकार के समय पर ही रखी गई? राकेश जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दरअसल ये जो आपने जो प्रश्न किया है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार, इससे पहले मेरे हिसाब से हमें 1990 से के कालखंड से केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार श्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में जब थी यहाँ, तो आप वहाँ से देखें, चूँकि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इस देश में हुआ वो नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय से शुरू हुआ। तो जो एक आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि इस देश में विकास कितना हुआ, वाजपेयी जी की सरकार से लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार तक, तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें कांग्रेस का जो 1990 के कालखंड से जो सरकारें रही हैं, चूँकि 1990 से लेकर के 95 तक, फिर 95 से लेकर के 98 तक मिली जुली सरकार रही, फिर 98 से माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में 2004 तक भाजपा की सरकार रही, यानी कि एनडीए की सरकार रही, और उसके बाद फिर 2004 मई के बाद से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार मई 2014 तक रही, और फिर मई 2014 से लगातार आज तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही है केंद्र में। तो इन कालखंड में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ किस तरह से भारत में विकास की जो प्रक्रिया है या जो प्रगति है वो होना शुरू हुआ। तो नरसिम्हा राव जी के समय, सरकार के समय में मनमोहन सिंह जी भारत के वित्त मंत्री थे और उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी तैयार की और उसको पूरे देश में लागू हुआ, जिसका कि लाभ भारत के लोगों को मिलना शुरू हुआ। यहाँ का व्यापार उन्नत होना शुरू हुआ और काफ़ी जो जितना भी व्यापारिक क्षेत्र है उसमें व्यापार बढ़ना शुरू हुआ। फिर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बातें शुरू हुई, तो ये प्रक्रिया चल पड़ी। लेकिन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद भी जो पॉलिसी हमारे केंद्र की सरकार को बनानी चाहिए थी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मोमेंटम देने के लिए, वो पॉलिसीज़ नहीं बन पाई। उस तरह से जो कानून में अमेंडमेंट्स आने चाहिए थी, कंपनीज एक्ट में और भी जो टैक्सेशन में जो और भी जो व्यापार के जो नियम है, हालांकि 1996 में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट आया, लेकिन और भी जो सुधार ला करके कानून में, रूल्स रेगुलेशंस में मोमेंटम देना चाहिए था, वो कांग्रेस की सरकार में, यानी कि नरसिम्हा राव की सरकार जब तक रही, वो मोमेंटम नहीं दिया गया। लेकिन जब वाजपेयी जी की सरकार आई, तो जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जो पेस था उसको और गति प्रदान किया गया। और आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक ढांचा पूरे देश में तैयार किया गया, 4 लेन पहले, फिर उसके बाद 6 लेन, नदी से नदी को जोड़ने का जो योजना, और किस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत बने और उसके लिए किस तरह से हमें इंपोर्ट को घटा करके एक्सपोर्ट को बढ़ाना हो, इन तमाम बातों की व्यूहरचना या पॉलिसी डिसीजन जब वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी, एनडीए की सरकार, उस वक्त लिया गया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि उन दिनों जो ऑयल सेक्टर में जो कंपनियां हैं, IOCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये तमाम कंपनी जो हैं
वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस तरह की नथपा होता है और भी इस तरह के कई केमिकल्स होते हैं जो ऑयल में यूज़ किए जाते हैं, तो उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता था विदेशों से। और मुझको याद है कि जब राम नाईक जी माननीय वाजपेयी जी के समय में पेट्रोलियम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई ऑयल सेक्टर के इंजीनियर्स की कि जो हम केमिकल प्रोडक्ट्स विदेश से इंपोर्ट करते हैं, क्या हम उनको अपने जो ऑयल कंपनीज हैं वहाँ हम इसको नहीं तैयार कर सकते हैं। तो तमाम इंजीनियर्स ने कहा कि नहीं, हम इसको तैयार कर सकते हैं और इसका इंपोर्ट हम कम से कम कर सकते हैं। इसके लिए एक उन लोगों ने योजना दी और तत्कालीन वाजपेयी जी की सरकार वाली एनडीए की सरकार ने उस योजना को इम्प्लीमेंट करने का हरी झंडी दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि ऑयल सेक्टर में हम जो केमिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे, टॉल्विन वगैरह, उसका इंपोर्ट बंद हुआ और हमारी जो ऑयल कंपनीज थी उसका प्रोडक्शन शुरू कर दी और फिर वो हम एक्सपोर्ट करने लग गए। तो एक तरह से जो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हम किस तरह से ट्रेड के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, फिनांस के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम, या फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, माने जितनी भी क्षेत्र हैं व्यापार से, ट्रेड से रिलेटेड, हम किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं कि भारत के लोगों को कुछ भी खरीदने के लिए, गुड्स के लिए विदेश पर निर्भर नहीं करना पड़े, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का भी सेक्टर हो। तो एक तरह से एक न्यू वाजपेयी जी की जो लगभग 6 साल की सरकार थी, भाजपा या एनडीए की सरकार उनके नेतृत्व में, उसने इस न्यू को तैयार किया। लेकिन दुख की बात ये हुई कि जब 2004 के बाद यूपीए की सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आई और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो जो एनडीए सरकार का, वाजपेयी जी की सरकार का जो पॉलिसीज था, उसको इन लोगों ने एक तरह से दरकिनार कर दिया और जो आत्मनिर्भर बनने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, या हम किस तरह से हर सेक्टर में आत्मनिर्भर रहें, इस पॉलिसी को इन लोगों ने एक तरह से इग्नोर कर दिया और उसको इम्प्लीमेंट करने से पर पाबंदी लगा दी या उसको छोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि 2004 से लेकर के 2014 मई के पहले तक जो इस देश का ट्रेड, कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें काफ़ी मंदी आई और जो ब्लैक मनी का जो मार्केट था वो काफ़ी ऊपर आने लगा। तो मैं आगे चर्चा करूंगा कि जो माननीय मोदी जी का जो डिसीजन था डीमोनेटाइजेशन का, उसके बैकग्राउंड में बातें क्या थी। क्योंकि जिस तरह से ब्लैक मार्केट बढ़ने लगा, रियल सेक्टर में जिस तरह से ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट होने लगा और बेहिसाब प्रॉपर्टीज़ की महंगाई बढ़ने लगी, तो आप देखेंगे कि 2009, 10, 11 में जो रियल एस्टेट जो इंडिया का था वो काफ़ी बूम करने लग गया, बल्कि शेयर मार्केट वगैरह शिथिल पड़ने लगा और ये सेक्टर काफ़ी बूम करने लगा। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में होने लगा। तो जो पॉलिसी थी बीजेपी निहित सरकार की, जो पब्लिक वेलफेयर का था, आत्मनिर्भर भारत का था, हम किस तरह से डिफेंस में, स्पेस के मामले में और सारे सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और अपने डिफेंस को, स्पेस को और हम डेवलप कर सकते हैं, उस योजना पर ब्रेक लगाया गया। तो उस समय में आप देखेंगे कि हमारा डिफेंस सेक्टर को भी जितना स्वावलंबी होना चाहिए था तो वो नहीं था। स्पेस में भी फंड की कमियां रहती थी। स्पेस का जो एक्सपेंशन होना चाहिए था, जो उनका प्रोजेक्ट डेवलप होना चाहिए था, वो प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब माननीय मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तो उन्होंने आते आते आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन दिया और उनका कहना था कि सब कुछ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंफ्रा सेक्टर है, स्पेस है, साइंस है या डिफेंस सेक्टर है, सब में हम आत्मनिर्भर कैसे हों वो हमें देखना पड़ेगा। केमिकल में, फार्मास्यूटिकल में, तो उसका उस ध्येय को, यानी कि वाजपेयी जी की सरकार का जो पॉलिसी था उसको माननीय मोदी जी की सरकार फिर आगे लेके चल पड़ा
और इनका टोटल जो डेवलपमेंटल फोकस था वो आत्मनिर्भर भारत को लेकर के था। और उस दिशा में माननीय मोदी जी की सरकार ने चाहे वो फंड मुहैया करा करके, किस तरह से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी पॉलिसीज बनी। और आप देखेंगे कि इस दरमियान कंपनीज एक्ट में तब्दीली लाई गई, जो 2013 का जो 1956 का कंपनीज एक्ट था उसको रिपील किया गया, 2013 का कंपनीज एक्ट लाया गया। फिर आप देखेंगे कि आईबीसी कोड यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 लागू किया गया। और इस तरह से जो सिख इंडस्ट्रीज थे, जो मृतप्राय कंपनियां थी, उसको रिवाइव करने का, और जो रिवाइव नहीं हो सकते हैं उनको खत्म करके एक नए सेक्टर को जन्म देने का, ये सब पॉलिसी तैयार किया गया। आप देखेंगे जो 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 सिक्योरिटाइजेशन एक्ट था उसको अमेंड करके उसको और पावरफुल बनाया गया कि जो बैंक के जो बैड डेट्स हैं उसको किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं, उसको बनाया गया। और आप देखेंगे कि उसके बाद में जो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट था, जो 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, उसको और पावरफुल बना करके उसको अमेंडमेंट ला करके और उसको 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ले आ करके उसको काफ़ी सशक्त बनाया गया। तो आप देखेंगे कि कंज्यूमर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कंपनी सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में जीएसटी, जो बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो जीएसटी लाने का, एक कॉमन एक टैक्स हो, सेल्स टैक्स, जो स्टेट सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सबको ख़त्म करके, एक्साइज को ख़त्म करके, तो जीएसटी ला करके इन्होंने पूरे जो कॉम्प्लेक्स लॉ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई और सिंप्लीफाई किया गया ताकि ट्रेड कॉमर्स को देश में बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि कई जो ऐसे ऑब्सोलीट लॉज थे उसको ख़त्म किया गया और अंततोगत्वा फिर जो हमारा जो क्रिमिनल लॉ थे, चाहे वो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सबको बदल करके और उसको और सिंप्लीफाई करके ताकि बिजनेस फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली कानून लाए गए, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली कानून लाए गए, ताकि हर सेक्टर में हम बिजनेस को, ट्रेड को, कॉमर्स को, कंज्यूमरिज्म को हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के जो गवर्नमेंट का प्रयास था कि लिबरलाइज तो नरसिम्हा राव जी की सरकार में किया गया, लेकिन उस लिबरलाइजेशन को किस तरह से हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था दे सकते हैं, वो व्यवस्था देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये बहुत स्पष्ट है और आप देखेंगे कि उसका नतीजा आज हम लोग को दिख रहा है कि हमारा डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत हो रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना मजबूत हो रहा है, हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर कितना मजबूत हो रहा है। कोरोना में आपने देखा कि हमने किस तरह से स्वदेशी मेडिसिन तैयार करके सिर्फ देश को ही नहीं दुनिया को मदद करने का काम भारत की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किया गया। तो ये समझे कि कितना बड़ा अचीवमेंट फार्मास्यूटिकल सेक्टर का भारत सरकार का के नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आज दुनिया के अंदर भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह एक मिसाल बन गया है और अमेरिकन रोड्स फॉर जापानीज रोड्स के पैरेलल रोड्स हमारे यहाँ देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ की इंफ्रा रोड्स के चेन को डेवलप नहीं किया गया है। शुरू में 4 लेन्स, अब 6 लेन से 8 लेन्स, दिल्ली के अंदर हम लोग 14 लेन हाईवे देख रहे हैं। तो इस तरह का व्यवस्था पूरे देश को जोड़ा गया 4 लेन, 6 लेन से, 8 लेन से। और तो और जो दुर्गम स्थान था लेह लद्दाख का या अरुणाचल का, जो चाइना बॉर्डर से लेकर के पाकिस्तान बॉर्डर तक जो दुर्गम स्थान थे, वहाँ किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, चाहे वो रोड इंफ्रा हो, चाहे वो एयर का जो एयरपोर्ट्स वगैरह डेवलप करके माननीय मोदी जी की सरकार ने इस देश के डेवलपमेंट को बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देने का काम किया। नतीजा क्या है कि आज हम
3 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी बन गए हैं। आज दुनिया के अंदर हम तीसरा इकोनॉमी बनने के कगार पे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक सशक्त सरकार के रूप में भाजपा की सरकार जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय रहा हो या आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये इतनी सशक्त सरकार है कि आज तो कुछ कंट्री भारत को सुपर पावर के रूप में ट्रीट करने लग गए हैं। आप समझ सकते हैं। तो जो माननीय मोदी जी ने जो एक लोगों से वादा किया कि हम किस तरह से भारत को एक सुपर पावर हम बना सकते हैं, उस सुपर पावर बनाने की तरफ हम चल पड़े हैं। जो इंटरनल आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि हम 370 को एबोलिश करके रहेंगे, तो 370 35 से को एबोलिश किया और आज जम्मू कश्मीर को देश के मुख्य धारा से जोड़ करके जो डेवलपमेंट का काम उन दुर्गम जगहों पे चल रहा है, यह आशातीत है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने अरुणाचल सेक्टर में चाइना बॉर्डर तक किस तरह से डेवलपमेंट किए हैं और किस तरह से जो असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो एक रिवर फ्रंट और जो डेवलपमेंट वहाँ हो रहा है, ये अपने आप में मिसाल है। तो पूरे देश के हर कोने में, हर सेक्टर में नदी से नदी को जोड़ करके जो डेवलपमेंट किया गया, ये सब अपने आप में एक बेमिसाल उदाहरण माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार पेश कर रही है। तो आप देखेंगे कि पूरे देश का जनता, यही कारण है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के उनके पीछे खड़ी है और उनके हर डिसीजन के साथ है। जय हिंद, जय भारत।